ओम नमस्ते जी। इस बार जून 2025 में जो योग का पेपर हुआ था, उसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपके सामने आज प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन करने से पहले योग के जो 100 प्रश्न थे, 100 में से 10 प्रश्न कॉम्प्रिहेंशन से संबंधित आप अलग कर दीजिए। बाकी जो 90 प्रश्न हैं, उनका यहाँ पे मैंने यूनिट वाइज़ 10 यूनिट है आपकी योग की, यूनिट वाइज़ मैंने डिवीज़न किया है कि किस यूनिट से कितने-कितने प्रश्न आपके आए हैं। तो एक अंदाजा है, ऐसा नहीं कह सकते कि इस आधार पर आप इस बार के पेपर की भी तैयारी करें, ये बिल्कुल भी आप मत लगाइएगा अंदाजा। फिर भी एक अंदाजा मैं दे रहा हूँ कि फर्स्ट यूनिट से आपके 7 क्वेश्चन थे, मिसलेनियस थे, अलग-अलग विषय तो मैंने यहाँ पे नहीं रखा है, अभी पेपर हम एक्सप्लेन करेंगे तब आपको पता लग जाएगा, कौन-कौन से प्रश्न थे। सेकंड यूनिट में आपके 3 विषय हैं, भगवद गीता है, प्राचीन उपनिषद है और योग वशिष्ठ है। गीता से 3 प्रश्न थे, उपनिषद से 8 प्रश्न है, उसमें कठोपनिषद से 2 है, एक ये हो गया, एक यहाँ पर था। ईशावास्य से 1 है, बृहदारण्यक से 1 था, प्रश्नोपनिषद से 2 है, मांडुक्योपनिषद से 1 है और मुंडक से 1 है। ऐसे मिला के 8 प्रश्न हैं, योग वशिष्ठ से 2 थे। तो 8 और 3 11 और 2 13, सेकंड जो यूनिट रही हमारी उससे 13 प्रश्न आपके बने। तीसरी यूनिट आपकी योग उपनिषद, जिसमें 8 योग उपनिषदें हैं और आप यहाँ पे भी देखेंगे ना, उपनिषदें जो प्राचीन है वो 10 लगी हुई है और 10 की 10 उपनिषदों से प्रश्न नहीं है, कुछ से दिए हैं कुछ से नहीं दिए हैं। तो ये तो हर बार रहता ही है, किसी विषय से प्रश्न ज्यादा पूछ लेते हैं, किसी विषय को छूते ही नहीं है। ये अंतर आपका हर बार में रहेगा। इसको लेके आप पैटर्न मत बनाइएगा कि जो प्रश्न जहां-जहां से इस बार बने हैं तो अगली बार भी उन्हीं से आएँगे, वो सब मत कीजिएगा। योग तत्व से 1 है, ध्यान बिंदु से 1 है, श्वेताश्वतर से 1 है, योग कुंडलिनी से 1 है, चूड़ामणि से 2 हैं आपके और नाद बिंदु से 2 हैं। नाद बिंदु से भी आपने पहले के प्रश्नों को सुना होगा, लगभग-लगभग प्रश्न आपके आते ही रहते हैं। तो ऐसे मिला के 8 प्रश्न आपके रहे। योग सूत्र से इस बार काफी कम प्रश्न थे। 2 बार से हम देख रहे हैं कि योग सूत्र से प्रश्नों की संख्या कम हो रही है। इस बार 7 प्रश्न आपके थे। हठ योग से पहले से ही काफी मात्रा में प्रश्न रहे हैं। 20 से लेकर 30 के बीच में आपके प्रश्नों की संख्या रहती है। इस बार भी 27 प्रश्न आपके हठ योग से रहे। हठ योग के भी 8 ग्रंथ हैं, तो आप देखिए 5 ग्रंथों से ही प्रश्न हैं और उन 5 ग्रंथों में से घेरंड संहिता और हठ प्रदीपिका, इन दोनों से मिला के 21 प्रश्न हैं। घेरंड संहिता से 11 प्रश्न, हठ प्रदीपिका से 10, सिद्ध सिद्धांत पद्धति से 2, हठ रत्नावली से 3 और शिव संहिता से 1। तो यहाँ भी मैं यही कहूंगा कि कोई निश्चित पैटर्न नहीं है कि इस बार इन्हीं से आए। वो घेरंड संहिता प्रदीपिका से तो हर बार आते ही हैं, ऐसा अंदाजा मैं मानता हूँ। और खासकर हठ प्रदीपिका से काफी पूछे जाते थे पहले, अब घेरंड संहिता से भी आते हैं। तो ये सब वशिष्ठ संहिता से नहीं आया, लेकिन वशिष्ठ संहिता से पहले प्रश्न आते रहे हैं और शिव संहिता से 1 है, नहीं तो 3-3 4-4 तक भी आ जाते हैं। करना तो आपको सारा तैयार है, लेकिन पिछली बार का जो पेपर था उसमें 27 प्रश्न थे जो आपके हठ योग से थे। बीच के समय में एनाटॉमी से प्रश्नों की संख्या काफी कम रही है, 4, 5, 6 तक। 2 बार से हम देखते हैं एनाटॉमी की संख्या, प्रश्नों की संख्या बढ़ गई है। इस बार 11 प्रश्न थे एनाटॉमी से। बहुत कठिन नहीं थे, बहुत ईज़ी भी नहीं थे। अच्छे से अध्ययन किया होगा तो बता सकते हैं। वहीं हठ योग में भी यही था। डायरेक्ट प्रश्न थे आपके टेक्स्ट से, कोई घुमा-फिरा के ऐसा अजीब नहीं था। हाँ, ये अवश्य था कि सीक्वेंस पूछे गए थे, तो उसमें डीप स्टडी की आपकी आवश्यकता थी। साइकोलॉजी से इस बार 3 प्रश्न थे और न्यूट्रिशन से 2 थे। यूनिट 7 जो योगा एंड हेल्थ है, उसमें आयुर्वेद से 1 प्रश्न था और एक था आपका जो शारीरिक और मानसिक जो चलती है ना बीमारियां के संदर्भ में, वो योग सूत्र के विक्षेप उपविक्षेप जो आते हैं, दुख दौर मनस्य, उसको लेके 1 प्रश्न था। 8 मिनट से मुझे शायद कोई प्रश्न नहीं मिला, अगर गलती से छूट गया हो तो नहीं कह सकता। 9th यूनिट में वो जो बुक है कैवल्य धाम से प्रकाशित योगाभ्यासों के अध्यापन विधियां, उससे 5 प्रश्न थे और लगभग कई बार से 5, 6, 7 प्रश्न उससे आते रहे हैं। 10th यूनिट में आपके 2 थे और 3 प्रश्न थे कुछ जो
मिश्रित थे। एक मिश्रित था, दो थोड़े अजीब से थे, जो डायरेक्ट किसी टेक्स्ट से रिलेटेड नहीं दिख रहे थे। तो इस तरह से ये प्रश्नों का विभाजन मैंने किया, जिससे आपको अपनी तैयारी के संदर्भ में कुछ हो सकता है कि सहायता मिल जाए। अब हम जून 2025 के पेपर की व्याख्या प्रारंभ करते हैं। ये प्रश्न आपका एनाटॉमी न्यूट्रिशन से मिला के आप मान सकते हैं। मैचिंग है, वेजिटेबल्स दी गई हैं अलग अलग कलर की, और फाइटोकेमिकल्स दिए गए हैं, तो उसको हमें मिलान करना है। फाइटोकेमिकल्स, फाइटो मीन्स होता है आपका प्लांट। तो ये प्लांट्स के अंदर मिलने वाले प्राकृतिक रूप से कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, जो उन पौधों को हेल्दी रखते हैं, उनको अलग अलग बीमारियों से सुरक्षित रखते हैं। तो उनके कारण से उन प्लांट का कलर भी बन जाता है। तो उसी कलर को यहाँ पर मैच करने के लिए कहा गया है। जैसे ऑरेंज कलर्ड जो वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे गाजर है, ऑरेंज कलर का कद्दू भी होता है आपका, शकरकंदी आदि है। तो ये इनमें बीटा कैरोटीन, ये प्रो विटामिन ए होता है आपका, इसी से विटामिन ए बनेगा। तो ए आप थर्ड से मैच कर सकते हैं। इस तरह का प्रश्न पहले कभी नहीं आया, पहली बार ही आपका कलर के आधार पर मैचिंग करने का। रेड कलर्ड जो वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे टमाटर है, लाल मिर्च आदि है, लाल वाली जो मिर्च होती है, इसमें मेन जो पिगमेंट होता है आपका फाइटोकेमिकल, वो लाइकोपीन होता है आपका। तो आप सेकंड को, बी को फर्स्ट से मैच कर सकते हैं। और जो डीप रेड कलर्ड होता है, जैसे चुकंदर हो गया आपका, बीटरूट, और इसी तरह की और भी हो सकती हैं, तो उनमें जो होता है आपका, वो बीटा लाइन्स होते हैं आपके, बेटा लाइन्स या बीटा लेंस कुछ भी कह सकते हैं। तो सी को आप सेकंड से मैच कर सकते हैं। और ब्लू और पर्पल कलर की जो वेजिटेबल्स होती है, जैसे बैंगन है, ऐसे कैबेज भी आती है, बंद गोभी उसी कलर की पर्पल कलर में, या ब्लूबेरीज हैं, तो उनके अंदर आपके एंथोसायनिन्स पाए जाते हैं। तो उस पे आप मैच करेंगे तो फाइनल ऑप्शन आपका जो बनता है, ऑप्शन 3 बनेगा। ए का 3 करके आप मैच कर सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन कठिन था, लेकिन इस क्वेश्चन में सरलता क्या थी कि ऑप्शन सरल है। अगर एक भी आपको पता है, जैसे ऑरेंज कलर में गाजर तुरंत मन में आता है, और गाजर हमें पता विटामिन ए का एक भरपूर सोर्स माना जाता है, उसी एक से आप मैच कर सकते हैं कि ऑरेंज कलर्ड वेजिटेबल्स अर्थात बीटा कैरोटीन। और ए का 3 मैच करने से ही आपका बाकी 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, थर्ड हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार क्वेश्चन अजीब होते हैं, तो हम अपना कॉन्फिडेंस लो कर लेते हैं, पता नहीं होगा नहीं होगा। तो मैंने देखा है काफी सारे क्वेश्चन जो दिखने में डिफिकल्ट होते हैं, उनके ऑप्शन इजी होते हैं। यदि हम अपनी कॉमन सेंस को वहां पर अवेयर करके लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई संकेत ऐसा मिल जाता है, और एक के ही पता लगने से बाकी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। तो मेरा सुझाव यही है कि आप अपने आत्मविश्वास को डाउन ना करें। अगला प्रश्न है, स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल फाइबर इज। मसल फाइबर मींस मसल सेल। मसल सेल की सबसे छोटी प्रकार्यात्मक जो इकाई है, फंक्शनल जो यूनिट है, वो सार्कोमियर होता है। हमने पढ़ा था क्लास के अंदर। इसके अंदर जैसे सबसे बड़ी जो होती है वो स्केलेटल मसल होती है। स्केलेटल मसल में बहुत सारे फेसिकल होते हैं। फेसिकल के अंदर होता है आपका मसल फाइबर, जिसको मसल सेल कहते हैं। और मसल सेल के अंदर आपके मायोफिब्रिल होते हैं। मायोफिब्रिल में थिक और थिन फिलामेंट्स पाए जाते हैं। तो थिक और थिन फिलामेंट को मिलाकर जहाँ पे मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो जो फंक्शनल यूनिट बनती है, उसको हम कहते हैं सार्कोमियर। पिक्चर में अभी नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं। बाकी अदर वर्ड जो जैसे लिगामेंट है, लिगामेंट एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ता है ज्वाइंट पे। टेंडन है जो बोन को स्केलेटल मसल से जोड़ता है, जब हम मसल को खींचते हैं तो उसके साथ में बोन भी खींचकर आती है। और एक्टिन है या मायोसिन है आपके। एक्टिन आपका थिन फिलामेंट होता है, एक प्रकार के प्रोटीन के फाइबर है। और मायोसिन है ये आपका थिन फिलामेंट होता है, थिक फिलामेंट। और ये दोनों कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है, मतलब मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में काम करते हैं। तो ये एक बढ़िया टॉपिक है, इसको आप और भी विस्तार से देख सकते हैं। मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि इससे पहले कभी प्रश्न नहीं आया, लेकिन इससे कई सारे फैक्ट बनते हैं, उनको आप देख लीजिएगा। जैसे ये कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन दो हो गए, मायोसिन, एक्टिन।
ऐसे रेगुलेटरी प्रोटीन होते हैं आपके ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, तो ऐसे और भी जो जुड़े हुए फैक्ट हैं आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कठोपनिषद के अनुसार आत्मा का लक्षण नहीं है। तो वहां पर इससे पहले भी प्रश्न आया है। वहां पे प्रश्न जो आया था पहले, न जायते म्रियते करके पंक्ति है आपकी, और पूछा था ये किस किस ग्रंथ में मिलती है, और उसमें दो ऑप्शन थे, गीता में तो आती ही है ये, कठोपनिषद में भी आती है। तो वहीं से दोबारा प्रश्न है, लेकिन अलग तरह से पूछा, वो आत्मा के संदर्भ में बात चल रही है। और वहां पे दो आपके मंत्र हैं कठोपनिषद में, न जायते म्रियते वा विपश्चित नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। फिर दूसरा आता है, हंता चेत मन्यते हंतुम हतश्चेत मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। तो वहां पे जन्म लेना, मरना आदि इन संदर्भ में बात की गई है। तो न जन्म लेता है न जायते, न मरता है म्रियते न म्रियते, दोनों हो गए। और जो पुरातन है उसके लिए पुराण शब्द आया, चार शब्द, अजो नित्य शाश्वतो यम पुराण। इस प्रश्न की प्रकृति से पता लगता है कि जो आत्मा के लिए प्रयुक्त शब्द है उनको लेके भी ग्रुपिंग की जा सकती है। जैसे न जायते न म्रियते उसको लेकर भी है, और पुराण भी डाल दिया। हो सकता है आगे किसी प्रश्न में अज या नित्य या शाश्वत करके भी कहा जा सकता है, या और कोई मंत्र से या श्लोक से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। हमने क्लास में इन शब्दों पे फोकस किया था, आपको भी ध्यान देना चाहिए। तो ये तीनों का तो प्रयोग किया है, और प्रश्न पूछा कि लक्षण नहीं है, तो नहीं में तो आपका ए और बी के बारे में नहीं कहा है, कार्य और कारण। तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका सीधे सिद्धांत पद्धति से है। वहां पे पांच पांच के पेयर करके पहले अध्याय में प्रकरण चलता है आपका, पिंड उत्पत्ति में पांच प्रकार की शक्ति, पांच प्रकार के कुल, पांच प्रकार के अंतःकरण, और पांच प्रकार के आपके प्रत्यक्षकरण। उन्हीं से आपका ये प्रश्न बनाया गया है। पांच प्रकार की शक्ति आती है आपकी, वहां भी सीक्वेंस वाइज ही याद हमने कराया था, इच्छा, क्रिया, माया, प्रकृति और वाक। तो जो माया थी, उस माया की पांच शक्तियां दी गई थी, मद मात्सर्य दंभ कृत्रिम और असत्य। तो मात्सर्य दिया था, तो ए का आपका बन जाएगा फोर। तो आप देखेंगे जो ऑप्शन बनाए गए हैं आपके, ए का फोर और किसी से मैच नहीं करता, तो इस एक के पता होने से बाकी तीनों एलिमिनेट हो रही हैं। तो आपका आंसर पता लग जाता है, फर्स्ट है। फिर भी हम चेक कर लेते हैं। फिर बी आता आपका उद्योग। जो उद्योग है वो क्रिया का है, बी का तीन। क्रिया के पांच आपकी शक्तियां हैं, स्मरण, उद्योग, कार्य, निश्चय और स्वकुलाचार, स्वकुल का आचार। तो बी का आपका तीन हो जाएगा। और सी का आपका होगा वन। प्रकृति की पांच विशेषताएं आती है, पांच शक्तियां, आशा, तृष्णा, स्पृहा, कांक्षा और मिथ्या। तो आशा आपका प्रकृति का हो जाएगा। और जो परा है ये वाणी का है, परा पश्यंती, मध्यमा, वैखरी और मातृका। तो डी का आपका हो जाएगा सेकंड। और देखो वाणी के तो लगभग मुझे ध्यान है सबको पता ही होगा, इससे भी आपका आंसर ठीक हो जाता, क्योंकि परा वाक डी का सेकंड में कोई और नहीं होता, यही फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। तो एलिमिनेशन मेथड से बहुत सरलता से इसको ठीक किया जा सकता था। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हठयोग प्रदीपिका के अनुसार कफजन्य दोष को दूर करने तथा जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाला प्राणायाम कौन सा है? तो जैसे सूर्य भेदी के प्रदीपिका में तीन लाभ है, कपाल शोधन, वात दोष का हनन और कृमि दोष का हनन। वो तो मैच नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे दो लाभ पूछे हैं, एक तो कफ दोष और एक अग्नि प्रदीप। शीतली के अंदर जो लाभ दिए गए हैं वो है गुल्म, प्लीहा, ज्वर, पित्त, सुधा, तृषा मतलब भूख प्यास और विष, वो भी मैच नहीं होता। शीतकारी के काफी सारे लाभ है लेकिन वो भी मैच नहीं होती, क्योंकि वहां पे दूसरा कामदेव हो जाता है, योगिनी चक्र सेविता, सृष्टि संहार कारक, फिर भूख प्यास वाला है, स्वच्छंद देह है, या सर्वोपद्रव वर्जित है। तो ये उज्जाई के लाभ है। उज्जाई के तीन लाभ वहां पर दिए गए हैं, एक कंठ के कफ दोष दूर, यहाँ पे कंठ नहीं लिखा लेकिन कफ दोष का है, और अग्नि प्रदीप्त है, अग्नि वाला भी है, और तीसरा है नाड़ी जलोदर
और धातु संबंधी जो दोष है उनको दूर करता है। तो थर्ड आपका ऑप्शन सही होगा, उज्जाई। अगला प्रश्न देखिए, तड़ागी मुद्रा के संदर्भ में कौन सी बात सत्य नहीं है? ये घेरंड संहिता से प्रश्न है। घेरंड संहिता में आपकी जो मुद्राएं दी गई है उसमें एक मुद्रा तड़ागी मुद्रा है। तड़ागी मुद्रा को पश्चिमोत्तानासन में किया जाता है, तो ए रहेगा आपका। और जरा मृत्यु का विनाश करती है, तो उसको उन्होंने तोड़ के लिखा, जरा का विनाश करती है, मृत्यु का विनाश करती है। तो ये दो उसके लाभ है। जो नहीं है, जो पूछा गया है प्रश्न में, वो है इसके अभ्यास से बाल नहीं पकते और झुर्रियां नहीं पड़ती, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो लाभ है मांडू मुद्रा के हैं। उसी के नीचे ही है, सीक्वेंस वाइज आप देखेंगे, तड़ागी मुद्रा, मांडू की मुद्रा। तो मांडू की मुद्रा के दो लाभ हैं वहां पे, एक तो वलित फलित है, एक नित्य यौवन की प्राप्ति है। तो ये लाभों से प्रश्न था, और एक अंश इसमें उसकी प्रक्रिया से संदर्भित डाला गया था, पश्चिमोत्तानासन का। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि है में नहीं बताना, नहीं वाला बताना है। तो बी और सी, वलित फलित वाला जो है वो उसके लाभ नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, ईशावास्योपनिषद के अनुसार अविद्या से किसको पार करते हैं? ये पहले भी आया प्रश्न। अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते। तो अविद्या से किसको पार करेंगे? मृत्यु को पार करेंगे। ऐसे संभूति असंभूति में भी आता है, विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते। वहां विनाश अर्थात असंभूति के द्वारा मृत्यु को पार करने के लिए कहा है, और अमृतत्व की जो प्राप्ति है वो संभूति से होती है। जैसे वहां विद्या से अमृत की प्राप्ति है, यहाँ पे संभूति से है। जैसे वहां पर विनाश अर्थात असंभूति से मृत्यु का तरण है, ऐसे यहाँ पर अविद्या से मृत्यु का तरण होगा। तो बहुत सरल प्रश्न था आपका, सेकंड ऑप्शन सही होगा। अगला है, बृहदारण्यकोपनिषद के अनुसार परमेश्वर निम्न भागों में विभक्त हुआ। इस प्रश्न का साक्षात तो मुझे कोई सोर्स नहीं मिला बृहदारण्यकोपनिषद में, कहाँ से है। तो जैसा मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, तो जो शुरुआत होती है बृहदारण्यकोपनिषद की, जहाँ पे प्रथम ब्राह्मण उसका उपस्थित किया गया है, उषा वा अश्वस्य मेध्यस्य शिरः सूर्यश्चक्षुर्वातः प्राणो व्यात्तम अग्निर्वैश्वानरः। तो उसी से मुझे जुड़ा हुआ लगता है। वहां पे सूर्य की बात है, सूर्य को चक्षु कहा है, और वायु को प्राण कहा है, व्यात्त को अग्नि कहा है। तो तीनों आ गए, अग्नि भी आ गया आपका, वायु भी आ गया, सूर्य भी। मतलब एक साथ ही दिए हैं। ये हमने क्लास में पढ़ा भी था, याद भी किया था। यहाँ पे केवल सिंपल उन्होंने साक्षात शब्द पढ़े हैं, और हो सकता है अगली बार, इस बार जो पेपर आए या और आगे भी, इनके प्रतीकात्मक भी पूछे जाए। तो इसको आप प्रतीकात्मक रूप से याद कर लीजिएगा, क्लास में हमने याद किया था। जैसे सूर्य चक्षु हो गया, वात जो है वो प्राण का प्रतीक है, और अग्नि जो है वो व्यात, व्यात मतलब मुख का प्रतीक है। ऐसे करके आप इनको याद कर सकते हैं। वैश्वानर जो है वो संवत्सर का प्रतीक है। और फिर भी सरलता से हम कैसे एलिमिनेट कर सकते थे, इसमें एक शब्द था रंग। रंग जो है आपका, ये कोई एक तो संस्कृत का कम प्रयुक्त शब्द है ये, हिंदी में ज्यादा प्रयोग करते हैं, वर्ण प्रयोग करते हैं संस्कृत में। यदि कलर को कहना हो तो वर्ण शब्द का प्रयोग किया जाता है, रंग शब्द अलग अर्थ में प्रयोग किया जाता है। दूसरा, जहाँ जितना भी अध्ययन हमने किया है, शास्त्रीय अध्ययन, अग्नि जल वायु, इस प्रकार के ही प्राकृतिक तत्वों का प्रयोग किया जाता है, रंग शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। तो रंग ई को अगर आप एलिमिनेट करते हैं, तो तीन ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाते हैं, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही होता है। फिर मैं संकेत कर रहा हूँ, इस प्रकरण को जो प्रतीकात्मक बृहदारण्यक में प्रारंभ में मैंने दिया हुआ है, तो उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला है, हठ रत्नावली के अनुसार महामुद्रा करने का क्रम कैसा होता है? तो इसको भी हमने प्रक्रिया में देखा था। हम जो महामुद्रा का अभ्यास करते हैं वो बाएं पैर से किया जाता है। महामुद्रा हो या महाबंध हो, दोनों के अभ्यास का प्रारंभ बाएं पैर से करेंगे। बाएं पैर को मोड़ के सीवनी प्रदेश में रखते हैं, दायां पैर सीधा रहेगा, और फिर दोनों हाथों से दाएं पैर का अंगूठा पकड़ा जाता है, और जालंधर बंद का प्रयोग करते हैं। तो बायां पैर सीधा, और बाकी बायां पैर मुड़ा, दाएं को पकड़ना, सर ऊपर। सर ऊपर नहीं करते, सर को नीचे की तरफ। देखो, ये सब शब्द सही थे, बायां पैर मुड़ेगा, दाएं को पकड़ना, लेकिन सर ऊपर वाला गलत था, क्योंकि जालंधर बंद में सर नीचे होगा, चिबुक जो होगी, ठोड़ी जिसको कहा जाता है, वो नीचे की तरफ आपकी जुड़ी होगी।
बाकी सब ऑप्शन आपके गलत थे, तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है सीधे सिद्धांत पद्धति से मैचिंग आपकी पूछी गई है। जो दूसरा अध्याय है सीधे सिद्धांत पद्धति का पिंड संवित्ति, उसमें पातालों का, ब्रह्मांड का, चार वर्णों का, सात द्वीपों का, समुद्रों का, बहुत तरह के तीसरा अध्याय है पिंड संवित्ति, पिंड उत्पत्ति, और उसके बाद पिंड विचार, फिर तीसरा है पिंड संवित्ति, सॉरी। तो उसके अंदर आपका ये विषय बताया गया है। तो कई विषयों को मिलाकर ये प्रश्न बनाया है। कैसे? जैसे ब्राह्मण वाला है, चार वर्णों के कार्य दिए, जैसे ब्राह्मण का सदाचार है, क्षत्रिय का शौर्य है, वैश्य का व्यवसाय है, और शूद्र का सेवा है। तो ए का थर्ड मैच होगा, ए का थर्ड, दो में है, चलो कोई बात नहीं। और फिर आता आपका त्वचा का। त्वचा को उन्होंने मैच किया है, क्रौंच से मैच किया है। तो सात द्वीप आते हैं, जम्बू, शाक, सूक्ष्म, क्रौंच, गोमय, श्वेत और प्लक्ष। उनके भी प्रतीकात्मक शरीर में प्रतीक दिए गए हैं। जैसे जम्बू का मज्जा है, शाक का अस्थि है, सूक्ष्म का शिरा है, क्रौंच का त्वचा है। त्वचा जो है वो क्रौंच से बी का फोर हो जाएगा आपका। फिर आता है मूत्र। मूत्र है, ये आपके समुद्र दिए गए हैं, क्षार, क्षीर, दधि, घृत। तो जो क्षार समुद्र है वो शरीर में मूत्र का प्रतीक दिया गया है, तो मूत्र होगा वो क्षार समुद्र का प्रतीक, हो सी का सेकंड हो जाएगा। और जो ललाट है वो शैल का प्रतीक है आपका, ललाट का, क्योंकि वहां पे पर्वत आदि दिए गए हैं। आठ पर्वत है, मेरु, कैलाश, हिमालय, मलय, मंदर, विंध्य, मैनाक, श्री। तो जो श्री पर्वत है वो ललाट का प्रतीक बताया गया। तो अच्छा प्रश्न था। एक टॉपिक से ना लेके कई टॉपिकों, पर्वत, कहीं समुद्र, उन सबको मिला के बनाया है। तो इसमें आपका डी का बना वन। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। योग तत्व उपनिषद के अनुसार योग की कितनी अवस्थाएं हैं? तो योग तत्व के प्रारंभ में ही योग की चार अवस्थाएं दी गई है, आरंभ, घट, परिचय और निष्पत्ति अवस्था। तो डायरेक्ट फैक्ट था आपका, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, चार अवस्थाएं। आगे आपका मिक्स है, सूची मैच करने के लिए कही गई है। जैसे पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ में चार आते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ए का आपका हो जाएगा फोर, ए का फोर दो में है। गोरक्ष संहिता ये हठ योग का एक ग्रंथ है, तो बी का वन हो जाएगा। त्रैवेदाः, तीन वेद कहे जाते हैं, ऋक, यजुः, साम। तो ये मैंने कई बार कहा भी है, त्रयी करके वेदों के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। देखो प्रश्न भी आया हुआ है। तो अगर पूछे तीन वेदों में किन किन को शामिल किया जाता है, तो ऋक, यजुः, साम। अथर्व वेद को सम्मिलित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता, सॉरी, सकता नहीं, नहीं किया जाता। और तीन ही प्रकार की विद्याएं उसके संदर्भ में देखी जाती हैं, ज्ञान, कर्म, उपासना। तो तीन हो गया। और रामायण से संबंधित है अरण्य कांड, तो आप मैच कर लीजिएगा। तो देखो रामायण से ही हो रहा है। डी का अगर आपको पता है कि रामायण अरण्य कांड, रामायण में अरण्य कांड आता है, तो उसी से एलिमिनेट होके आपका सेकंड ऑप्शन बनेगा, बाकी सब हट जाएंगे। तो सेकंड आपका सही हो जाएगा। हठरत्नावली के अनुसार धोती के लिए वस्त्र की लंबाई क्या होनी चाहिए? ये पहले भी पूछा गया है आपका प्रश्न। तो रत्नावली के अंदर 20 हाथ लंबी बताई गई है, और प्रदीपिका में 15 हाथ लंबी है। और उसको यदि आप फीट में चेंज करोगे तो एक हाथ में 1.5 फीट होता है, तो 20 हाथ को 30 फीट कहेंगे, और 15 हाथ को 22.5 फीट कहेंगे। तो ये फीट वाले प्रश्न भी पहले पूछे गए हैं, और हाथ वाला भी है, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। गीता का है आपका मैच करने के लिए, पुरुष चेतन होता है, तो ए का आपका 3 हो जाएगा। कटु, ये राजसिक जो भोजन थे ना हमारे, सात्विक, रासिक और तामसिक, उसमें कटु एक स्वाद वाले जो भोजन थे वो राजसिक थे, बी का वन हो गया। क्योंकि भोजन के संदर्भ में गीता के बहुत बार प्रश्न आए, तो उनको तो आप अच्छे से सीक्वेंस वाइज उन श्लोकों को ध्यान रख सकते हैं कि सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार की क्या विशेषताएं हैं। स्निग्ध जो आहार था वो सात्विक था, और तप जो है ये स्वाध्याय के साथ आपका जुड़ा हुआ है। आपका स्वाध्याय से अपने आप में कोई जुड़ाव नहीं है, लेकिन क्रिया योग आते हैं, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो उस दृष्टि से एक पेयर है आपका तप का स्वाध्याय के साथ में। तो ऑप्शन क्या बनेगा? डी का फोर। अच्छा, ये हो गया आपका, सी का टू हो गया। हाँ, फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आप मैच कर लीजिएगा।
अगला है उपनिषद से है, यह प्राण किससे उत्पन्न होता है, इस शरीर में कैसे आता है। इस तरह के कई प्रश्न हैं आपके जो उपनिषद में पूछे गए थे, प्रश्नोपनिषद में। तो इन्होंने यही पूछा है कि प्रश्नोपनिषद का ये कौन से नंबर का प्रश्न है। तो इन प्रश्नों से पहले भी पूछा गया है। ये तो कौन पूछ लेता है, ऐसे व्यक्ति का नाम पूछ लेते हैं, यहाँ पे संख्या पूछिए नंबर। तो ये तीसरे नंबर का प्रश्न है। पहला कुत्य पुत्र कवंदी पूछता है, फिर भार्गव वैदर्भी पूछता है, फिर आश्वलायन कौशल्य पूछता है कि प्राण कहाँ से उत्पन्न होता है, शरीर में कैसे आता है, अपने आप को डिवाइड करके शरीर में कहाँ कहाँ रहता है, कैसे निकलता है। ऐसे 6 प्रश्न उन्होंने अपने पूछे थे। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी प्रश्नों को भी आप देख लीजिएगा, उनके व्यक्तियों के नाम भी और उनकी संख्या भी दोबारा भी पूछा जा सकता है। गृहित्री विषयक समाधि के साधन से क्या प्राप्त होता है, ये प्रश्न थोड़ा सा इन्होंने घुमा के पूछा है। घुमा के कैसे पूछा, मैं आपको स्पष्ट करता हूँ। ये योग सूत्र का प्रश्न है। योग सूत्र के विभूति पाद में अलग अलग संयम से सिद्धियां दी गई है। तो वहां पे आता है सत्य पुरुषयो हो, अत्यंत असंकीर्णयो हो, परार्थत्वात, स्वार्थ संयमात, ऐसे करके। तो वहां पे पुरुष ज्ञान लिखा है, स्वार्थ पर संयम करने से पुरुष ज्ञान होगा, और पुरुष ज्ञान के पश्चात 6 सिद्धियां वहां पर बताई गई है, प्रातिभ, श्रावण, वेदना, आदर्श, आस्वाद और वार्ता। तो यहाँ पे अगर स्वार्थ या पुरुष लिखा होता तो सरल होता कि पुरुष विषयक समाधि से क्या प्राप्त होगा, तो 6। और ये प्रश्न ऐसा 6 सिद्धियों के संदर्भ में पहले भी कई बार आया हुआ है। लेकिन उन्होंने पुरुष नहीं लिखा, यहाँ पे क्या लिखा उन्होंने, गृहीता। लेकिन हमें पता है गृहीता जो होता है वो पुरुष ही होता है। गृहीता जो शब्द है वो समापत्ति में आता है आपका, क्षीणवृत्तेः अभिजातस्यैव गृहीता ग्रहण ग्राह्येषु। तो वहां पे गृहीता पुरुष के लिए ही प्रयोग किया जाता है। तो ज्ञाता कहो, गृहीता कहो, दृष्टा कहो, ये सब पुरुष के आत्मा की ही पर्यायवाची शब्द हैं। तो यहाँ पे जो भाव है वो पुरुष के ही संदर्भ में पूछा गया कि पुरुष विषयक समाधि के द्वारा क्या क्या प्राप्त होगा। तो प्रातिभ सिद्धि भी प्राप्त होती है, श्रावण भी है, और आदर्श भी है। स्थूल अवस्था या महिमा, ये सिद्धियां प्राप्त नहीं होती। स्थूल अवस्था, ये वहां पे जो महाभूत आते हैं उनकी 5 अवस्थाएं आती है। स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय और अर्थवत्व, उससे जुड़ा हुआ शब्द है। और अणिमा महिमा आदि, ये 8 सिद्धियां हैं, अणिमादि जिनको कहा जाता है। इससे भी पहले प्रश्न आया हुआ, तो इनको भी गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक के अनुसार सीक्वेंस वाइज अवश्य याद रखिएगा, ये दोबारा भी पूछा जा सकता है। तो अपना ऑप्शन बनेगा ए, सी और ई, ए सी ई, थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। युंग के अनुसार व्यक्तित्व विकास की अवस्थाएं हैं। तो युंग ने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस दी गई है। चाइल्डहुड जो बाल्यावस्था है, तो ए हो जाएगा। और यूथ युवावस्था अर्थात आरंभिक यौवनावस्था, सी हो जाएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था वहां पे वर्ड नहीं है। थर्ड आता है आपका युवावस्था को उन्होंने 35-40 वर्ष तक माना है आपका। मिडल लाइफ फिर है आपका मध्य आयु, लगभग 40 से 60 वर्ष के आसपास, तो उसको मध्यावस्था इन्होंने कहा, तो डी हो जाएगा। परिपक्वता नहीं है, ओल्ड एज वहां पे एक वर्ड आता है फोर्थ अवस्था में, वृद्धावस्था का। तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में ए सी डी फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा। और एज भी आप याद रखिएगा, चाइल्डहुड को इन्होंने जन्म से किशोरावस्था तक उन्होंने स्वीकार किया है। यूथ वाला मैंने बता ही दिया आपका, 35-40 वाला। और 40 से 60 तक मिडिल आयु, और 60 वर्ष के बाद में ओल्ड एज उन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगला है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ऑफ लंग्स इज। ये लंग कैपेसिटी से रिलेटेड पहले भी कई बार क्वेश्चन आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास में काफी अच्छे से हमने किया है। फंक्शनल रेजिडुअल जो कैपेसिटी है वो दो का कॉम्बिनेशन होता है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये, और प्लस में रेजिडुअल वॉल्यूम। तो सेकंड ऑप्शन सही होगा आपका। बाकी और भी कई सारी कैपेसिटी है, जैसे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है जिसमें इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम होता है आपका, थर्ड वाला। इनको मिला के हम कहेंगे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी है, उसमें इन दोनों के साथ में आपका एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जुड़ जाएगा। और टोटल लंग कैपेसिटी जो पहले पूछा गया था उसमें सारे जुड़ जाएंगे, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। तो इनको आप दोबारा एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा, इसका सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा।
ये प्रश्नों के संदर्भ में आपके क्वेश्चंस हैं। 9th यूनिट की उसी बुक से जो योगाभ्यासों की अध्यापन विधियां पूछा गया है, और उस टॉपिक को आप अच्छे से दोबारा फिर देख लीजिएगा। उसमें एक चैप्टर आता है क्वेश्चंस की टाइप के संदर्भ में। तो एक पाठकन त्यागी करके 1982 में एक कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था, काइंड्स ऑफ क्वेश्चन, उसी को उन्होंने वहां पे मेंशन किया है। चैप्टर का 7th चैप्टर है आर्ट एंड साइंस ऑफ क्वेश्चनिंग इन योगा टीचिंग। तो वहां पे कई तरह के क्वेश्चंस हैं। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, दोबारा क्वेश्चन ये ध्यान रखिएगा। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हैं, डेवलपिंग क्वेश्चंस हैं, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्रिहेंशन है, कंपैरिजन क्वेश्चंस हैं, रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चंस हैं, और ये 7 प्रकार के क्वेश्चंस वहां पर दिए हैं। और उनके समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स भी वहां पर पुट अप किए हैं। और ये जो प्रश्न उन्होंने पूछा है लगभग सेम ही एग्जाम्पल दिए हैं। वहां पे एग्जाम्पल एक नहीं, ध्यान रखिएगा, कई कई एग्जाम्पल है। तो एक तो मैं डायरेक्ट फैक्ट के आधार पे बता ही देता हूँ, बाकी कॉमन सेंस से भी कर लेंगे। जैसे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन मतलब प्रस्तावना प्रश्न, और वहीं पे उन्होंने एक क्वेश्चन दिया, व्हाई डू यू वांट हेल्थ, आपको स्वास्थ्य क्यों चाहिए, तो ए का 4th आपका मैच हो जाएगा। अगला आता है विचार करने पर मजबूर करने वाले क्वेश्चन, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस। ये रिलेशनशिप टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे व्हाट इज रिलेशनशिप ऑफ मस्कुलर सिस्टम एंड डूइंग ऑफ आसनास, जो कि यहाँ पे दिया है, स्नायु व्यवस्था और आसन का क्या संबंध है, तो बी का आपका 3rd हो जाएगा। और जो सी है आपका बोध कराने वाले प्रश्न, जिनको हम क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं, तो वहां भी एक प्रश्न दिया गया है आपका सिमिलर पैटर्न में, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ प्राणायाम, तो वही दिया प्राणायाम के सिद्धांत क्या है। तो एक ये हो गया आपका। और तुलनात्मक प्रश्न जो है कंपैरिजन क्वेश्चन, वहां पे हो जाएगा आसन और प्राणायाम में भिन्नता क्या है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन आसनास एंड एक्सरसाइजेस। तो सेम टू सेम यहाँ पे कुछ चीजें उन्होंने दी है, तो आप मैच कर लीजिएगा तो फर्स्ट बनेगा। तो उसमें आप कर क्या सकते हैं, 7 एक तो क्वेश्चनों के टाइप आपको ध्यान रखने हैं सबके। हो सकते हैं कि उस बुक में कितने टाइप के क्वेश्चन दिए गए, 7 टाइप की संख्या, कौन कौन से वे नाम हो जाएंगे। इंट्रोडक्टरी हो गया, हमने क्लास में पढ़े थे, डेवलपिंग हो जाएगा, थॉट प्रोवोकिंग, प्रॉब्लमेटिक, क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, कंपैरिजन क्वेश्चन, और रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चंस। फिर उनके शरीर के संदर्भ में, आसन आदि या योग के संदर्भ में कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए क्वेश्चन के, तो वे एग्जाम्पल्स भी आप या तो याद कर सकते हैं या फिर अपना अंदाजा लगा सकते हैं। नहीं तो दो दो तीन तीन एग्जाम्पल्स हैं, अगर अच्छा होगा अगर आप याद कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि एक बार प्रश्न आया तो हो सकता है दोबारा भी पूछे जाए। तो 2-3 बार आप रिवाइज करेंगे तो वो आपको एक अंदाजा हो जाएगा क्या है। और इसको हम कॉमन सेंस से कैसे कर सकते थे, क्योंकि तुलना जो होती है, तुलना हमेशा 2 में होती है, एक में तुलना नहीं होती। और तुलनात्मक प्रश्न में आप देखोगे, देखो यहाँ की जो मैचिंग है, यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशन वाले 2 ही लाइन है, आसन और प्राणायाम वाला, स्नायु व्यवस्था और आसन का। और तुलनात्मक जो डी था, उस डी में 1 2 2 4 दिया है, 3rd नहीं दिया है। 3rd नहीं दिया है तो ये डबल का तो हट ही गया, डबल में बस एक फर्स्ट वाला रह गया, तो फर्स्ट केवल एक ही ऑप्शन में, फर्स्ट वाले में। तो इस तरह से भी आप कॉमन सेंस से क्वेश्चन कर सकते थे। तो बाकी अपने आप वैसे अंदाजा लगाओगे कि प्रस्तावना में क्या होना चाहिए, तुलना में क्या होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से मैं पर्सनली जब लगाता हूँ तो उतना मैच नहीं होता। तो स्वस्थता क्यों चाहिए, ये थोड़ा विचार करने वाला भी हो सकता है कि विचार करने पे मजबूर करने वाले प्रश्न हैं। तो थोड़ा अलग अलग टाइप का लग रहा मुझे, लेकिन आप याद कर सकते हैं जैसा उन्होंने दिया है उस बुक के अंदर, वैसा आप याद करेंगे तो मुझे लगता है आगे आपको काफी लाभ रहेगा, दिक्कत नहीं होगी। अगला भगवत गीता से है, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार क्रमबद्ध करें। ये 16वां अध्याय गीता का, दैवासुर संपत्ति भाग योग। यहाँ से 2 बार प्रश्न आया हुआ है, एक बार दैवीय संपदाएं दी थी शब्द में और उनका क्रम पूछा था, इस बार उन्होंने जून में आसुरी संपदा वालों का क्रम पूछा। तो हमने क्लास में अच्छे से याद किया ही था ये, दंभ दर्प अभिमान। तो पहले दंभ आएगा, फिर दर्प आएगा, फिर अभिमान आएगा, तो CAE, CAE एक ही ऑप्शन आपका बनता है। फिर आता है आपका क्रोध पारुष्यम, तो क्रोध आ जाएगा आपका। पारुष्य ना देकर फिर पारुष्य के बाद अज्ञान आता है, तो अज्ञान दिया इन्होंने। तो ये सीक्वेंस 7 है, दंभ दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च
अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरी। तो इनका क्रम आप याद रखिएगा, साथ ही साथ जो दैवीय संपदाएं हैं वो काफी सारी, जो पहले एक बार प्रश्न आ चुका है उनका सीक्वेंस, वो भी आप ध्यान रख सकते हैं। हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप? एन रैम स्लीप की कितनी आपकी स्टेजेस हैं? तो ये जो प्रश्न है, ये दो आंसर इसके एक्सेप्ट किए गए हैं। उसका कारण है क्योंकि पहले एन रैम की 4 स्टेजेस एक्सेप्ट की जाती थी और बाद में उसकी स्टेजेस जो है वो 3 एक्सेप्ट की गई। तो उसी में मतभेद रहा। कुछ लोगों ने कहा 3 है, कुछ ने 4 कहा। बाद में दोनों ही ऑप्शन उन्होंने एक्सेप्ट किए। जब आपकी फीडबैक के चैलेंज के बाद में जब फाइनल आंसर की आई, तो 3 भी सही है, 4 भी सही है। और आधुनिकता की दृष्टि से जो न्यू आपका फैक्टर, वो 3 आपको रखना है, एन रैम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये कई बार पहले भी आया है, तो इस बार भी उसी रूप में ध्यान रखिएगा। थर्ड ऑप्शन होगा। अरेंज बोन्स फ्रॉम हेड टू फीट। ये सरल प्रश्न है। हमें हेड से फीट की तरफ चलना है, तो फ्रंटल बोन होती है हेड की, तो सी से शुरुआत करेंगे। सी की शुरुआत में 2 ही ऑप्शन है। फिर ए में फिर आएगा आपका मैंडिबल, लोअर जॉ बोन हो जाएगी। फिर बी आएगा आपका स्केपुला, शोल्डर ब्लेड आपका शोल्डर की तरफ की पीछे की हड्डी है। और उसके बाद हमें हमें देखना है डी आएगा या ई आएगा। तो फीमर आएगा, थाई बोन, जो शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कही जाती है। और टार्सल हो जाएगी आपकी, ये फुट बोन होती है पैर की तरफ, ये सबसे लास्ट में आएगी। तो ऑप्शन बनेगा आपका सी, ए, बी, डी, ई। हड्डियों के संदर्भ में पहले भी कई बार प्रश्न आए हैं, नाम आ गए हैं, कार्पल्स आ गई हैं। तो बहुत सरल सरल नाम है, अच्छे से हमने याद किए थे, इनको आप दोबारा से रिवाइज करके रखिएगा। यौगिक श्वसन के प्रकार हैं, तो ये भी आप उसी बुक से मान सकते हैं, योगाभ्यासों के अध्यापन विधियां। यौगिक श्वसन में किस प्रकार का श्वसन होता है, वो इन्होंने यहाँ पर पूछा है। वैसे तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूरा पूरा सही मतलब नहीं कहा जा सकता। किसी शास्त्र के आधार पे कुछ होगा, किसी शास्त्र के आधार पे कुछ। जैसे योग सूत्र के आधार पे देखेंगे तो देश काल संख्या भी ही परिदृष्ट दीर्घ सूक्ष्म, वहां पे यौगिक श्वसन को दीर्घ और सूक्ष्म कहा है, तो ए दीर्घ भी होना चाहिए। लेकिन इन्होंने जो एक्सेप्ट किया है आपका, वो उदरीय श्वसन, वक्षीय श्वसन, और फिर दोनों को कंबाइंड करके वक्षीय उदरीय श्वसन, BCE। तो आगे के लिए भी इसी को ही आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि पेट के द्वारा जो किया जाता है, वक्षस्थल के द्वारा जो किया जाता है, और जिसमें दोनों का प्रयोग करते हैं वो। तो A, B, C, थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। विच प्रो वाइटामिन इज कन्वर्टेड इनटू विटामिन ए इनसाइड द बॉडी? ये पहले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि विटामिन ए का जो प्रो वाइटामिन होता है, बीटा कैरोटीन होता है, वो हम गाजर इत्यादि सब्जियों के माध्यम से इनटेक करते हैं, और फिर शरीर क्या करता है, उसको विटामिन ए में अपने आप कन्वर्ट करता है, जो आंखों इत्यादि के लिए अच्छा माना जाता है, जिसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस इत्यादि रोग हो जाते हैं। तो एक तरह से ये 2 बार आ गया। पहले था बीटा कैरोटीन की फॉर्म में पूछा था, अब उन्होंने मतलब वो फाइटोकेमिकल्स के रूप में पूछा था इस बीटा कैरोटीन को, अब इन्होंने विटामिन ए की दृष्टि से पूछा। काफी सरल प्रश्न था, सेकंड ऑप्शन सही होगा। ये योग सूत्र से है। विक्षेप सह भुवा 5 है। दुख दौर मनस्य अंग में जयत प्रश्वास व प्रश्वास, तो ए का 3 हो जाएगा। चित्त प्रसादन में 4 आते, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा आदि करके। और फिर सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम, तो पुण्यात्मा, चित्त प्रसादन बी का आपका 1। प्रमाण में 3 प्रमाण एक्सेप्ट किए गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, तो प्रमाण का 4th हो जाएगा। और कर्माशय जो है आपका, हमें भोग करना पड़ता है, क्लेश मूल कर्माशय दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय, तो डी का हमारा सेकंड हो जाएगा। तो उसी हिसाब से आप देख लीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। घेरंड के अनुसार दंड धोती से नष्ट होता है। तो घेरंड संहिता में अंतर्धोती के कई प्रकार हैं, जिसमें अंत धोती के कई प्रकार हैं, जिसमें अंतः धोती, दंत धोती, हृद धोती और मूल शोधन है। तो हृद धोती के 3 प्रकार है, दंड धोती, वमन धोती और वसन धोती, जिसको वस्त्र धोती भी कहा जाता है। दंड धोती का लाभ है आपका हृदय के रोगों का नाश। उसमें और भी लाभ है, कफ, पित्त, क्लेद आदि जो है उनको मुख से बाहर निकालते हैं, हृदय रोगों का नाश है। तो ये सरल प्रश्न था, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो पहले अध्याय की घेरण संहिता में जितनी भी ये
षट कर्म दिए गए, इनके लाभ, इनकी क्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण है, आप इनको अच्छे से ध्यान रखिएगा। शिव संहिता में वर्णित विषयों को अध्यायों के अनुसार क्रमबद्ध करें। तो इस प्रश्न में भी आप देखें, सी दार्शनिक जो सिद्धांत है उसमें कहा है, दार्शनिक और प्रचलित जो सिद्धांत है मतलब उनको स्वीकार नहीं किया, तो पहले आता है सी। उस सी के बाद में आपके पहले ही अध्याय के संदर्भ में ही कुछ विषय उन्होंने डाले, जैसे तत्व ज्ञान प्रकरण, जिसको तत्व का सही सही ज्ञान नहीं है, शायद ऐसा ही कहना चाहते हैं, तो वो डी आ जाएगा। फिर आपके योग की 4 अवस्थाएं, जो कि तीसरे अध्याय में आता है आपका आरंभ, घट, परिचय, निष्पत्ति, वो आ जाएगा। 10 मुद्राओं का विवेचन है, ये चौथे पटल के अंदर है, ये उसके बाद भी आ जाएगा। और आत्म साक्षात्कार 5वें पटल का विषय आता है, तो उसमें आ जाएगा। तो शुरुआत में अगर कुछ कंफ्यूजन हो भी, लेकिन जो 4 अवस्थाएं 10 मुद्राएं दी है ना, इससे क्लियर हो जाता है, क्योंकि तीसरे अध्याय में योग की 4 अवस्थाएं, 10 मुद्राएं जो है आपके चौथे पटल में है, तो ए और बी ऐसे करके आएगा। और सी और डी का जो विषय है, दार्शनिक सिद्धांत, तत्व ज्ञान, ये आपके तीसरे चौथे अध्याय का विषय नहीं है, तो ये पहले ही रहेगा। तो इस आधार पर आप इन दोनों को बेस बना के सीक्वेंस बना सकते थे, सी डी ए बी ई। तो कठिन नहीं था। शुरुआत के सी और डी में हो सकता था आपको ना पता लगे कि कहाँ कौन सा पहले आएगा, लेकिन इन दो ऑप्शनों को देख के फिर आप अंदाजा लगा सकते भाई इससे पहले तो नहीं हो सकते, इसके बाद में ही होंगे। तो एलिमिनेशन मेथड से बहुत सरलता से इसको ठीक किया जा सकता। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप है उसको क्या कहा जाता है? साइनेप्स बोलते हैं उसको। ये कई बार हमने क्लास में पढ़ा है, आपका सीधा सीधा फैक्ट है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच का जो साइट ऑफ कम्युनिकेशन है, जो गैप है, उस गैप को आपका साइनेप्स कहा जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। प्रश्नोपनिषद के अनुसार क्रमबद्ध करें। तो पहला जो प्रश्न था, कत्यपुत्र कबंदी पूछते थे प्रजा की उत्पत्ति किससे होती है, और वो कही थी रई और प्राण के संयोग से होती है। तो सबसे पहले विषय आएगा आपका ए का, प्राण और रई का संयोग। तो ए होने से दूसरा और चौथा एलिमिनेट हो गया हमारा। फिर हमें देखना है कि बी और ई में से कौन सा पहले आएगा। बी है प्राण की उत्पत्ति विषयक आश्वलयन के प्रश्न, और ई है आपका प्रजा के आधार के विषय में भार्गव का प्रश्न। आश्वलयन जो है वो तीसरे नंबर पे है प्रश्न पूछने वाले, भार्गव दूसरे हैं। तो इससे भी पता लगता है कि ये ई वाला पहले आएगा, तो ए ई। फिर आएगा आपका बी। बी मतलब होगा प्राण की उत्पत्ति विषयक आश्वलयन का, ठीक है, वो तीसरा प्रश्न है। डी का जो है वो गार्ग्य पूछता है आपका, सौर्य गार्ग्य, तो चौथे नंबर पे आ जाएगा। और सी पे है आपका ओंकार की उपासना के संदर्भ में सत्यकाम का प्रश्न, ये नेक्स्ट पे आ जाएगा। और पांचवा जो प्रश्न है आपका वो भरद्वाज सुकेशा ने पूछा है। तो ये प्रश्नों का क्रम है, देखो पहले भी प्रश्नों के संदर्भ में क्वेश्चन आया है आपका प्रश्नोपनिषद से, ये दूसरा प्रश्न है, सेम स्थान से दो प्रश्न आपके बने हुए हैं। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हठयोग प्रदीपिका के अनुसार कौन सा हरित शाक नहीं है, तथ्य नहीं है? तो हरित शाक में 5 प्रकार के शाकों को मूल प्रदीपिका में तो मुझे नहीं देखने में आया है, लेकिन व्याख्याकारों ने 5 शाक है जो पथ्य में स्वीकार किए हैं। जीवंती, मेघनाद, पुनर्नवा आदि करके उनके नाम आप चाहे तो लिख सकते हैं। जीवंती, बथुआ, चौलाई, मेघनाद और पुनर्नवा। वहां पे सरसों शाक के खाने के संदर्भ में नहीं कहा गया है, तो नहीं पूछा था, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत सरल प्रश्न था ये भी। घेरण्ड संहिता के अनुसार श्लोकानुसार क्रमबद्ध करें। घेरण्ड संहिता में बहुत सारे पथ्य पथ्य आपके दिए हैं, और उनका उन्होंने केवल नाम नहीं पूछा, इस बार तो उन्होंने क्रम पूछ लिया है। तो ये अपथ्य है आपके ज्यादातर, ये सारे अपथ्य ही हैं। तो उन अपथ्यों का क्रम पूछा इन्होंने, क्रमबद्ध श्लोक के अनुसार। तो क्रम देख के हम एकदम से मनोबल डाउन कर लेते हैं कि कैसे होगा, लेकिन आप एलिमिनेशन यूज करेंगे तो बहुत सरलता से होगा। हमने याद किए थे अपथ्य, वैसे क्रम वाइज ही हम याद किए थे, तो आपको ध्यान होगा पहले कॉलम में कटु, अम्ल, लवण, तिक्त, भ्रिष्ट, दधि, तक्र करके आया था, तो दधि था। तो दधि आपका इन सब में पहले आएगा। तो ई पहले करने से देखो सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी मैच करना चाहो मैच कर लीजिए। उसके बाद आपका आता है कुलत, कुलत की दाल। ये सेकंड कॉलम का पहला ही शब्द था, कुलत। कुलत के बाद आपका आता है कपित्थ। कपित्थ वहीं नीचे करके था, बीच बीच में छोड़ छोड़ के दिए उन्होंने। उसके बाद आता आपका जंबीर, नींबू जिसको कहा जाता है। और उसके बाद आता आपका प्याज, जिसको हम कहते हैं, इसमें लास्ट का जो
ना ये प्याज जो दिया है ये वैसे गलत है। मूल जो श्लोक है उस श्लोक में ए बी होना चाहिए था, पांडु पहले आना चाहिए था, जंबीर बाद में, क्योंकि वहां जो श्लोक है, कुलत्थम मसूरम पांडुम ऊष्मांडम शाकदंडकम तुम्बील कोल कपित्थम च कंट बिल्वम पलाशकम कदम्बम जंबीरम बिंबम। तो ये जो जंबीर बाद में, और वैसे भी देखोगे तो और जो शब्द है, जैसे कपित्थ है, उस कपित्थ की दृष्टि से भी थोड़ा सा अलग बनता है आपका ऑप्शन। तो जो सही ऑप्शन बनना चाहिए था आपका वो क्या होता, आपका मूल श्लोक के आधार पर पहले पे दधि होता, फिर आपका होता कुलत सी, फिर होता ए, ए मतलब पांडु, पांडु उसके बाद आता, फिर कपित्थ आता, फिर जंबीर आता। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया था, और शायद इस पे आपत्ति भी डाली गई हो, तो मुझे ध्यान नहीं अभी उन्होंने कोई एक्सेप्ट भी नहीं की हो या डाली नहीं डाली, क्योंकि ई से शुरुआत करने वाला एक ही ऑप्शन है, तो ऐसा आधार मान के उन्होंने इसको सही आंसर मान लिया था सेकंड वाले को, तो इसका सेकंड ऑप्शन होगा। लेकिन आप इसको मूल जो ग्रंथ है उसके आधार पे जो मैंने बताया उसको अवश्य याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ ज्वाइंट। इसमें उन्होंने जो शब्द मिक्स किए हैं वो मूवमेंट के और टाइप्स ऑफ ज्वाइंट के किए। जैसे ग्लाइडिंग जो ज्वाइंट है ये ज्वाइंट का नाम है। ग्लाइडिंग में क्या होता है आपका, कि स्लाइडिंग मूवमेंट होती है एक प्रकार की, कि एक बोन उस ज्वाइंट पे दूसरी बोन पे स्लाइड करती है। इन्वर्जन है, ये एक मूवमेंट है, ये ज्वाइंट नहीं है। इसका होता है एक प्रकार की जैसे पैर की जो सोल होती है, जब वो इनवर्ट टर्न होती है मीडियल फॉर्म में, उसको इन्वर्जन कहा जाता है। कुंडलाइड ज्वाइंट होते ही हमने पढ़े हैं। प्रोट्रैक्शन है, ये भी एक प्रकार की मूवमेंट है, ये कोई ज्वाइंट नहीं है। जैसे किसी बॉडी पार्ट को सामने की ओर मूव करना, फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द बोन और पार्ट ऑफ द बॉडी, उसको प्रोट्रैक्शन कहा जाता है। तो सैडल ज्वाइंट हमने अलग से पढ़ा ही है। तो इसमें आपके जो ज्वाइंट हो जाएंगे वो है ए, सी और ए। फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग ड्यूरिंग प्राणायाम इज डन बाय। जब हम प्राणायाम करते हैं तो ऐच्छिक रूप से श्वास प्रश्वास को कौन मतलब कंट्रोल करता है। तो ऐच्छिक क्रियाएं जो भी हैं, हाँ, हमारे शरीर की, जो प्राणायाम की हो या मसल्स की हो, वो सब आपकी सेरिब्रल कॉर्टेक्स के द्वारा ही नियंत्रित की जाती है। तो बहुत सरल प्रश्न था, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। मेडुला आदि है सेरिब्रल का, वो उतना कंट्रोल नहीं करता है, मतलब प्राणायाम वाले को नहीं करता, अदर एक्टिविटीज को करता है। प्राणायाम के संदर्भ में कोर्टेक्स काम करता है। मेडुला ओब्लंगाटा है, ये है सेरिबेलम, ये आपके वॉलेंट्री कंट्रोल के अंतर्गत कार्य नहीं करते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ध्यान योग से पर्वत के समान किसका नाश होता है, ये योग उपनिषद से है, ध्यान बिंदु उपनिषद। बिल्कुल प्रारंभ में ही दिया गया है कि ध्यान योग से पर्वत के समान विशाल का पाप का नाश होता है। तो डायरेक्ट फैक्ट है आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। गोरखनाथ के 12 पंथों में इनका वर्णन नहीं है। नाथ संप्रदाय की जो 12 शाखाएं हैं उनको 12 पंथी कहा जाता है। तो ऐसा मान्यता है कि जब गोरखनाथ ने नाथ पंथ को संगठित किया, नाथ पंथ का तो चल पहले से ही रहा था, जब संगठित किया उसको, तो उसकी 12 शाखाएं उन्होंने स्थापित की। तो उसमें जो प्राचीन 12 शाखाएं गोरखनाथ के द्वारा स्थापित की गई थी, उनके नाम मैं बोल देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। सत्यनाथ, धर्मनाथ, बैराग, माननाथी, कन्हड़, घनपंथ, रामपंथ, आई पंथ, नटेश्वर, पागलपंथ, कपिलानी और गंगानाथ। ये 12 पंथ थे, 12 शाखाएं जो गोरखनाथ के द्वारा स्थापित की गई थी। और ऐतिहासिक रूप से ऐसा मानते हैं कि इनमें से 6 जो पंथ थे वो शिव के द्वारा स्थापित किए गए थे, और 6 पंथ थे जो गोरखनाथ के द्वारा स्वयं स्थापित किए गए, और उन सबको मिलाकर ये 12 पंथ आपके बने। और उनका जो वर्तमान में जो उनका निर्माण है, वर्तमान में जो शाखाएं प्रचलित हैं, उनके नाम भी आप देख लीजिएगा। भुज के हैं कंठरनाथ, पेशावर या रोहतक के हैं पागलनाथ, अफगानिस्तान के हैं रावल, मंक या पंकनाथ ये अलग है, मारवाड़ के या भारवाड़ के वननाथ है, गोपाल या राम के पंथ ये अलग है, आई पंथ के चोलीनाथ है, हेठनाथ है,
चांदनाथ कपियानी है, मारवाड़ का बैराग पंथ है, धजनाथ जो कि यहाँ पे धजपंथी के रूप में दिया गया है महावीर, और जयपुर के पावनाथ। तो दोनों को आप रख सकते हैं, खासकर जो पुराने वाला है कुछ उसके शब्द भी हैं यहाँ पर और ये दोनों के हैं। जैसे यमुनानाथ ही नहीं आता उसमें, और कृष्णनाथ ही भी नहीं है, धर्मनाथ था ये भी हमने पढ़ा था, और वैरागपंथी वैराग वाला भी है और धजपंथी भी है। तो उन्होंने नहीं वाला पूछा था आपका, तो नहीं की दृष्टि से बी और डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और ये जो ये कन्नड़ साधु हैं आपके, या कनफटा साधु हैं, ओघड़ साधु हैं, ये गोरखनाथ की शाखाओं के अंतर्गत दो प्रकार के साधु हैं जो आपके देखने को मिलते हैं। जो कान फाड़कर मुद्रा धारण करते हैं वे कनफटा कहलाते हैं आपके, और जो साधु कान को चीर कर मुद्रा धारण नहीं करते उनको ओघड़ साधु के रूप में कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा मैंने परिचय आपके सामने रखा है, इनको आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है दोबारा कोई प्रश्न आ जाए। विवरण संहिता के मुद्राओं सॉरी षटकर्म से संबंधित था आपका ये, जो सात आपके सॉरी षटकर्म करो सात जो साधन थे उनसे किन किन का शोधन होता है, उस संदर्भ में आपका प्रश्न ये पूछा गया है। तो सात साधनों की चर्चा 7 अध्यायों में प्रारंभ से की गई है। तो पूछा गया कि किसके द्वारा कौन कौन सा कर्म होगा। तो शोधन जो होता है वो षट कर्म से होता है, तो ए का सेकंड होगा। स्थिरता है जो वो मुद्रा से प्राप्त होती है, तो बी का थर्ड हो जाएगा। लाघव जो है वो प्राणायाम से प्राप्त होता है, तो सी का फोर हो जाएगा। और धैर्य है वो प्रत्याहार से प्राप्त होता है, तो डी का वन हो जाएगा। बड़ा सरल प्रश्न है, ये पहले भी आपका आया हुआ है। पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन रिजल्ट्स इन, दो प्रकार के हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होते हैं, एक सिंपैथेटिक एक पैरासिम्पैथेटिक। इससे इस संदर्भ में पहले भी कई बार प्रश्न आए हैं। तो जो पैरासिम्पैथेटिक होता है जिसको रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड बोलते हैं, वो जब एक्टिवेट होता है तो क्या रिजल्ट होता है, इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होना, ये सिंपैथेटिक का प्रभाव है, जिसमें आपका चयापचय प्रक्रिया बढ़ जाती है, एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, शरीर ज्यादा वर्क करने लगता है। ये पैरासिम्पैथेटिक का नहीं है। एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी रिजर्व, जो एनर्जी आपकी रिजर्व फॉर्म में थी, हाँ, जैसे कि ग्लूकोज जो था आपका ग्लाइको, हाँ, वो आपका रिजर्व फॉर्म में था, वो एक्टिवेट हो गया आपका, ग्लाइकोजन आदि। तो ये भी सिंपैथेटिक का प्रभाव है, एनर्जी यूज होना शुरू हो गई। इंक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, ये पैरासिम्पैथेटिक का प्रभाव है, कि हम शांत है, मन कहीं इधर उधर नहीं है, और डाइजेस्टिव जो जूसेस आपके भी सिक्रेट होते हैं, इसी कारण से पैरासिम्पैथेटिक को रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड कहा जाता है। मेंटल अलर्टनेस इंक्रीज होना, ये भी सिंपैथेटिक का प्रभाव है, जिसमें ब्रेन के जो न्यूरॉन्स थे वो ज्यादा एक्टिव होते हैं, अलर्टनेस हमारी बढ़ जाती है। तो इसका थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। योग वशिष्ठ के अनुसार ज्ञान की 7 भूमिकाओं में नहीं है। ये 7 ज्ञान की भूमिकाओं के संदर्भ में पहले भी कई बार प्रश्न आए हुए हैं। शुभेच्छा है वहां पे, तनुमानसा है, अशुभेच्छा नहीं है, सत्वापत्ति है, असत्वापत्ति नहीं है, असत और असंशक्ति है, संशक्ति नहीं है। देखो कितना इन्होंने चेंज किया है, सत्वापत्ति में अ जोड़ दिया, असंशक्ति था उसका अ हटा दिया, इस तरह से उन्होंने कंफ्यूज करने का प्रयास किया है। तो आपके नहीं में ऑप्शन हो जाएंगे अशुभेच्छा, असत्वापत्ति और संशक्ति, सी डी ई फर्स्ट ऑप्शन। और वहां पे जो है 7 उनको सीक्वेंस वाइज याद रखिएगा, शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्तापत्ति, असंशक्ति, पदार्थाभावनी और तुर्यगा, ये 7 आपके वहां पर ज्ञान भूमिकाएं दी गई। कई बार आपका पहले भी प्रश्न आया है, इनको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि वात का संचय, प्रकोप व प्रशमन किन ऋतुओं में होता है। ये आयुर्वेद के संदर्भ में प्रश्न है, हमने याद किया था। वात का संचय होता है ग्रीष्म ऋतु में, वो कुपित होती है वर्षा ऋतु में, और शमन होता है शरद ऋतु में। तो पहला ऑप्शन सही होगा। अन्य जानकारी में पित्त के संदर्भ में पूछे तो पित्त का जो संचय होता है वो वर्षा में होता है, ये पित्त का संदर्भ में दिया गया है, और सब पूरा सही नहीं है। और उसका जो कुपित होना है वो शरद ऋतु में, और उसका शमन हेमंत में होता है। और कफ का देखे तो कफ का हेमंत ऋतु में संचय होता है, वसंत ऋतु में प्रकोप होता है, ग्रीष्म ऋतु में शमन होता है। तो एक का पूछा इन्होंने बात का, तो हो सकता है आगे पित्त और कफ का भी पूछ ले, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न योग सूत्र से है।
योग सूत्र के अनुसार क्रमबद्ध करने के लिए कहा है। ये विषय दिए गए हैं, 4 पादों के आधार पर आपको बताना कि कौन-सा विषय पहले फिर बाद में आएगा। तो इसमें चित्तवृत्ति का सबसे पहले आएगा बी, और बी के आधार पे आपका ऑप्शन सही होगा फर्स्ट वाला, बाकी चेक कर सकते हैं क्योंकि चित्तवृत्तियाँ पहले ही समाधि पाद में शुरुआत में दी गई हैं। फिर ईश्वर की चर्चा है आपकी, ये बाद में आती पहले पाद में ही है लेकिन बाद में आती है, बीच के बाद में। उसके बाद अब 5 क्लेश, ये साधन पाद का विषय है। धारणा है, ये विभूति पाद का शुरुआत, सॉरी इसका साधन पाद का ही समाधि, सॉरी विभूति पाद के शुरुआत में आता है, देशबंध चित्तस्य धारणा। और जो चित्त के 3 परिणाम है, निरोध, समाधि, एकाग्रता, ये उसके बाद में आते हैं। तो आपका ऑप्शन बनेगा फर्स्ट। एक के ही द्वारा आपने सभी का पता लग गया, बाकी तीनों एलिमिनेट हो जाएंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। तो कुछ क्वेश्चन हमने इस क्लास में किए हैं, बाकी और भी काफी क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो सेकंड क्लास में करेंगे। ओम शम।